So we were discussing about hematopoiesis, hematopoiesis. तो मैंने अभी आपको बताया था हेमाटोपोइसिस का मतलब बहुत सिंपल है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। ओके, सो बोन मैरो में जब भी आपका ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। ना इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, उसी से आपके सारे ब्लड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं। एक ही सेल होता है, उसी से आपके सारे सेल्स जितने भी हैं, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और मोनोसाइट्स, ये सारे आपके एक ही सेल से बनते हैं। ओके, उस सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स में भी उसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, इन शॉर्ट हिमेटो और हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट। ओके, जब भी हम इसकी बात करते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट की, तो ये आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मल्टीपोटेंट का मतलब है ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, जो कि है रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। ओके, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें बहुत बेसिक सा दिखा रखा है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज पढ़ेंगे कि सेल में क्या डिफरेंसेस आते हैं, न्यूक्लियस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो चीज आपको याद रखनी है इस क्लास से, जो आपको याद करके चलनी है, वो पहली चीज है, स्टेम सेल से आपके बाकी सारे सेल्स बनते हैं, जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं या फिर लिम्फोइड स्टेम, लिम्फोब्लास्ट हैं, वो सब आपके एक स्टेम सेल से कन्वर्ट होके बनते हैं। उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। वो प्रेजेंट होते हैं आपके बोन मैरो में। बोन मैरो से फिर वहां पर फॉर्मेशन होता है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब भी हम हेमाटोपोइसिस की बात करते हैं तो अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग आपके प्रीकर्सर्स बनते हैं, या फिर अलग अलग सेल्स पहले डिवाइड होते हैं, उसके बाद में फिर वो फर्दर मैच्योर होके आपके फॉर्मेशन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा आपका हीमोसाइटोब्लास्ट जो मेन सेल है वो डिवाइड हुआ। ओके, डिवाइड होके उसने दो सेल्स बनाए, एक जैसे दो सेल्स बनाए। नाउ ये इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो अब ये दो तरीके के सेल में कन्वर्ट हो सकता है हीमोसाइटोब्लास्ट। आइदर ये माइलॉइड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो सकता है या फिर लिम्फोइड स्टेम सेल में, डिपेंडिंग ऑन द नीड। बॉडी की फंक्शनिंग के हिसाब से ये डिवीजन होता है। ओके, तो जैसे ही ये डिवीजन शुरू होता है, सो आइदर माइलॉइड स्टेम सेल बन सकता है या फिर लिम्फोइड स्टेम सेल। ओके, सो माइलॉइड स्टेम सेल बनेगा तो वो आपके ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होगा। और अगर लिम्फोइड स्टेम सेल बनेगा तो वो आपके लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो वो आपके लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है, लिम्फोइड स्टेम सेल आपके लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं। ओके, तो माइलॉइड स्टेम सेल्स को हम पहले देखते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर चार तरीके के आपके उसमें डिवाइड हो सकता है सेल्स में। तो उसको हम बोलते हैं, प्लेटलेट्स के लिए अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पहले होगा मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। देन वो फिर उसमें से कन्वर्ट होगा मेगा कैरियोसाइट्स में, और लास्ट में जाके वो बनाएगा आपका प्लेटलेट। लास्ट में जाके वो बनाएगा प्लेटलेट। सिमिलरली फॉर आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, पहले वो सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद में बनेगा रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। और उसके बाद में वो बनता है, कन्वर्ट होता है एरिथ्रोसाइट्स में। तो
इसमें बीच में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग, उनको हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके। ओके, सो एरिथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड रेड ब्लड सेल्स। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड फ्रॉम योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, so proerythroblast convert into reticulocyte. Reticulocyte is converted into erythrocyte. Similarly for leukocytes, leukocytes के लिए ये दो टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, आइदर माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। तो मोनोब्लास्ट से तो सीधा सीधा आपका मोनोसाइट बन जाता है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स के चार टाइप होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ओजिनोफिल एंड मोनोसाइट। तो ये चार टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं आपके ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स के चार टाइप्स होते हैं मेनली। तो मोनोब्लास्ट से आपके मोनोसाइट बने, माइलोब्लास्ट से फिर फर्दर सब डिवीजन होके वो किसी में भी बन सकते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ओजिनोफिल, ये तीनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, अभी बस इतना ही याद रखो कि माइलोइड स्टेम सेल से आपके पहले प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, फिर रेटिकुलोसाइट, देन एरिथ्रोसाइट। सिमिलरली माइलोब्लास्ट से आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं, माइलोसाइट्स एंड मोनोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट से आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं। और इन सब से पहले जो कन्वर्शन होता है वो होता है माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल्स में। ओके, तो अभी हम इस पोर्शन को थोड़ा बाद में करेंगे। ओके, तो पहले हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बाद में सेल्स टाइप कैसे होते हैं, उसकी साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बाद में हमारा जो आएगा एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है और उसको समझना भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम देके उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है एरिथ्रोपोइसिस का थोड़ा सा ब्रीफ में, ये अभी बहुत ही ब्रीफ में है, इसको हम डिटेल में करेंगे। ओके, occurs in medullary cavity of flat bones, epiphysis of long bones as well as spleen। तो ये फॉर्मेशन कहाँ पर होता है आपका आरबीसीज का, वो दे रखा है। तो मेडुलरी कैविटी ऑफ फ्लैट बोन्स की जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके अंदर, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो बोन कंपोजिशन मेरे हिसाब से आपका एनाटॉमी में कवर हो चुका है, तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि एपिफाइसिस क्या होता है, मेडुलरी कैविटी क्या होती है। और जी सर। स्प्लीन, स्प्लीन ऑर्गन है आपका, तो स्प्लीन में भी आपके एरिथ्रोपोइसिस या फिर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, रेगुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन एपीओ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। तो आपका जो फॉर्मेशन है आरबीसी का, उसको कंट्रोल या गाइड कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन और इन शॉर्ट फॉर्म ईपीओ, ईपीओ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। किडनी से ये प्रोड्यूस होता है और ये आपके आरबीसी की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब कि कब प्रोडक्शन बढ़ाना है, कब कम करना है, वो ये आपका एरिथ्रोपोइटिन गाइड करता है उसको। देन स्टिमुलेटेड व्हेन, स्टिमुलेटेड का मतलब है कब आपको ऐसा लगता है, बॉडी को ऐसी कंडीशन कौन सी मिलती है या स्टिमुलस मिलता है जिसमें हमारा आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ओके, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा आरबीसी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। ओके, तो आरबीसी काउंट्स आर लो, एनीमिया, अभी हमने बात करी थी एनीमिया होता है। ओके, तो एनीमिया अगर किसी को है तो उसमें बॉडी खुद से उसको मैनेज करने का ट्राई करती है, तो तब हमारा एक एरिथ्रोपोइसिस का यू कैन से प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल, तो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हम बोलते हैं जब ब्लड में आपके ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ये तो हाइपोक्सिया बोलते हैं। आगे आएगा ये भी। इनसफिशियंट हीमोग्लोबिन काउंट, इनसफिशियंट हीमोग्लोबिन काउंट व्हेन ब्लड फ्लो टू द किडनीज इज कॉम्प्रोमाइज। तो अगर किडनीज का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है, तब भी दिक्कत होती है।
ओके, सो ये 4 रीजन है मेन। मेन 4 रीजन ये है, इसके अलावा और भी रीजन होते हैं, लेकिन मेन 4 रीजन ये हैं। इसमें यहाँ पर बहुत ब्रीफ में आपको दिखा रखा है कि आरबीसी सेल्स कैसे बनते हैं। तो मल्टीपोटेंट हेमatoपोएटिक स्टेम सेल्स और हीमोसाइटोब्लास्ट वो फर्दर डिवाइड होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल में। माइलॉइड स्टेम सेल से आपका बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद में बनता है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से फिर आपका बनता है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स के पहले हम अब जितना डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज के बारे में होगा, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स के बारे में होगा। ओके, तो इनका बेसिक शेप आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिखता है। ओके, तो ये बेसिक शेप आप देख सकते हैं ये आरबीसीज का। तो मोस्ट नंबर न्यूमरस ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देखा था, ये 99% आपके सबसे ब्लड में यही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, प्लाज्मा को हटाकर अगर हम बात करते हैं, तो 99% सेल्स जो है एरिथ्रोसाइट्स ही होते हैं ब्लड के अंदर। बाइकॉन्केव डिसीज, बाइकॉन्केव डिसीज डिस्क, बाइकॉन्केव डिस्क, तो ये दोनों तरफ से कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसी वजह से इसका लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है। ओके, बाइकॉन्केव होने की वजह से ही इसका वॉल्यूम कम होता है और सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है। ओके, कैन फॉर्म स्टैक्स और रूलेक्स, तो ये इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ और स्टैक्स बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियोलेक्स। तो ये इसकी एक खासियत है। एन्यूक्लिएट, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हो यहाँ पर, सो पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट था जब फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो हुआ इसका न्यूक्लियस जो है डिसॉल्व हो गया, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर ये अपना शेप और साइज को ये बदल सकता है। ओके, शेप एंड साइज को ये थोड़ा चेंज कर सकता है ताकि इसका फ्लो जो है ब्लड के अंदर वो अच्छे से बना रहे। लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, तो 120 दिन तक इसकी लाइफ साइकिल है, 120 दिन, 120 डेज। उसके बाद में ये खुद से ही अ, वो हो जाता है, सेल डेथ हो जाता है, तो आरबीसी डेथ हो जाती है। उसके बाद में रेगुलरली बॉडी को हमें इसीलिए बोन मैरो का काम जरूरी है, क्योंकि रेगुलरली आरबीसी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में चलता रहता है। ओके, सो डेली कुछ सेल्स की डेथ होती है और कुछ सेल्स नए बनते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, तो अराउंड 4 मंथ्स का इनका लाइफ स्पैन होता है, और उसके बाद में इनका डेथ हो जाता है। तो शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स आर बाइकॉन्केव डिस्क विद वेरी शैलो सेंटर। तो आप इसमें देख सकते हैं सेंटर पार्ट से ये कॉन्केव है। ओके, so biconcave with shallow centers, this shape optimizes the ratio of surface area to volume। तो इसकी वजह से जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो है वो अच्छा हो जाता है। फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज, और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो आपका रेशियो है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट ऑल्सो अनेबल्स देम टू फोल्ड अप, तो अपनी साइज में और शेप में चेंज करने में भी ये हेल्प करती है इसकी बाइकॉन्केव डिस्क है, क्योंकि ये, तो ये इजीली फोल्ड हो सकते हैं एंड इजीली ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पास आउट हो सकते हैं। जो स्मॉल वेसल्स होती हैं उसमें से ये इजीली पास आउट हो सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। ओके,
तो एरिथ्रोसाइट्स में अगर अभी किसी को कंफ्यूजन है कैरेक्टरिस्टिक्स में तो वो पूछ सकता है। तो ओके, आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कम। सर इनका लाइफ स्पेन जो है वो फिक्स होता है क्या, 120 डेज? ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन एक एवरेज 120 डेज का ही होता है। ओके, एवरेज टाइम जो होता है वो 120 डेज का ही होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है वो, वैसे उसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स ही है कि 4 महीने ओके ही, सर। 4 महीने बाद ही उसको सेल डेथ होना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन एवरेज जो निकल के आता है वो 120 डेज का ही होता है। ओके। ओके सर। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि सेल कैसे फंक्शन करता है। नॉर्मल अगर फंक्शनिंग चल रही है तो अराउंड 120 डेज के आसपास इसका डेथ खुद से हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इसका डेथ और पहले भी हो सकता है। ओके, सो वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एज भी एक फैक्टर होता है उसमें, और वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स एड ऑन होते जाते हैं। देन कम्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो ये आपने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ओके, सो हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी से अटैच्ड होता है। ओके, सो आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन इन टर्न ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, नॉर्मल कंडीशंस में आपके एरिथ्रोसाइट्स पे ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और ये ही आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो आरबीसी का काम है वो हीमोग्लोबिन के बगैर नहीं हो सकता। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा या फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ना इसमें आपको दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट देखने को है। ये हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर इधर दिखा रखा है, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, और यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला के साथ में दिखा रखा है। ओके, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं चार अलग अलग चेन्स हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के साथ में। तो बीटा चेन फर्स्ट एंड बीटा चेन सेकंड, सिमिलरली अल्फा चेन वन एंड अल्फा चेन टू। ठीक है, सो चार इसमें अलग अलग चेन्स हैं, चार अलग अलग चेन्स हैं, और हर एक चेन में आपका एक आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और एक हीम प्रेजेंट होता है, हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, और यही जो आपके हीम मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, यही आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ओके, सो एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, एक हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन में चार ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें हर एक में आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीम। तो इसीलिए हम इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपके चार अलग अलग दे रखे हैं ये ग्लोबिन्स हैं, और ये है आपका हीम। ओके, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीम। तो ये आपके आयरन को इसमें साथ में लेके चलता है। हीमोग्लोबिन में चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। ओके, तो हर एक चेन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, हर एक चेन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। तो चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन अटैच टू वन हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन पे चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि ब्लड में हर वक्त हर हीमोग्लोबिन पे चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो। ये टोटली डिपेंड करता है ब्लड सप्लाई पे, ऑक्सीजन नीड पे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अभी रेस्ट पर हूँ, रेस्ट पर बैठा हुआ हूँ, मेरा जो हार्ट रेट है, जो भी ब्लड प्रेशर है, वो रेस्टिंग पे है। रेस्टिंग पे है मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं होगा अभी एट सिटिंग। ठीक है, तो रेस्टिंग पोजीशन में हूँ मैं अभी। लेकिन तो अभी मेरी टिश्यूज की जो मसल टिश्यूज हैं या फिर और अलग अलग टिश्यूज हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम है। ठीक है, कम है मतलब नॉर्मल में अभी नॉर्मल है।
ज्यादा नहीं है। तो इस टाइम मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इस टाइम हो सकता है कि जो ब्लड लेवल्स है उसमें जो हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा हो। एक हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा हो। ओके, क्योंकि उसी हिसाब से मेरी बॉडी को नीड है या फिर मसल्स को या टिश्यूज को नीड है। लेकिन अगर मैं अगर कोई अभी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है या फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी मसल्स को और ज्यादा ब्लड चाहिए या फिर और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आपके ब्लड में से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ अटैच करेगा और फिर वो लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत उस टाइम पर है, अभी नहीं है, टेस्टिंग पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करते वक्त मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन अपने 4 मॉलिक्यूल्स को अटैच करके लेके जाएगा। ओके, सो इसमें सिंपल सा है, जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से इसमें मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अटैच होते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन मैक्सिमम अटैच हो सकते हैं। यही समझाने का मतलब है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। रेस्ट कंडीशन टू कंडीशन वो वेरी करते हैं कि कितना अटैच हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल पे एक भी अटैच हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ओके, सो अ सिंगल सर एरिथ्रोसाइट। यहाँ से नीड हो तब। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर अगर ज्यादा ऑक्सीजन की नीड हो तब, तो मैंने आपको, 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा भी नीड हो तब। अगर 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा की नीड अगर बॉडी को है तो वो अपना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। सिर्फ एक तरीका थोड़ी ना है। अभी तक ये था कि हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच हो रहा था। अब अगर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है तो वो अपने हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाएगा बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा बॉडी में तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी तक आपके पास चलो इसको मैं और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो अगर बॉडी में, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो ये नॉर्मल कुछ इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि होता ही है। अगर बॉडी में 10 हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो मैक्सिमम आप 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इधर उधर पहुंचा सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अब बॉडी को नीड ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की नीड डेली बेसिस पे ज्यादा होने लग गई है। तो बॉडी अब 40 मॉलिक्यूल से ज्यादा तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि 10 ही हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा बनाना शुरू कर देंगे। ओके, तो वो 10 की जगह 12, 13, 14, 12, 15, 20 हीमोग्लोबिन कर देंगे। तो आपका ऑक्सीजन जो है फिर उस पर अटैच होने के लिए कितना हो गया, 80। ओके, तो वो चीज हो सकती है। तो अ सिंगल आरबीसी कैन कंटेन 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एक एक आपके आरबीसी पे अराउंड 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक टाइम पर। और दे कैन कैरी 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और मोर देन दैट। ठीक है, तो आपके एक एक सिंगल सेल पे अराउंड 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को आगे लेके जाते हैं। Now forms of hemoglobin. Forms of hemoglobin. So oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin and carb amino hemoglobin. So it is simple. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। से तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, so it is various forms of hemoglobin. Now comes erythrocyte life cycle. Erythrocyte life cycle and diagnostic test. तो हम कौन कौन से टेस्ट करके इसमें पता लगा सकते हैं एंड एरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर, जो कि एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया।
ओके, सो ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले, एरिथ्रोसाइट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम एरिथ्रोपोइसिस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में फिर भी बता सकता हूँ। तो पहले इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में बाद में करेंगे। तो हीमोपोइसिस का मतलब है आपका ब्लड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। हीमोपोइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बिगिन इन द हीमोपोइटिक बोन मैरो। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, आपको बोन स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसमें आप जो ये रेड वाले पोर्शन हैं, यहाँ पर मेनली आपके बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और यहीं पर आपका एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप ह्यूमरस में देख सकते हैं, पेल्विक बोन में देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं। ओके, तीनों में आप इधर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके स्पाइन में भी होते हैं कई जगह बोन मैरो प्रेजेंट। तो अलग अलग बोन्स हैं, क्लेविकल्स होती हैं, उसमें भी बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो ये फ्लैट बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स में होते हैं, मेनली लॉन्ग बोन्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन ऑफ बोन मैरो, हेमोपैथिक बोन मैरो, वहां पर आपका कन्वर्जन होता है स्टेम सेल, स्टेम सेल से एरेथ्रोब्लास्ट, एरेथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट, ब्लड में आके प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड में वो फिर मैच्योर होते हैं आरबीसी। ओके, तो रेटिकुलोसाइट्स आपके ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं आरबीसी में, या फिर मैच्योर होते हैं आरबीसी में। जैसे ही फिर उनका टाइम होता है, अराउंड 120 डेज होते हैं, 3 to 4 मंथ्स उनको हो जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने वाले होते हैं, तब उनका डैमेज उसके अपना खुद से ही नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू इनका जो है सेल डेथ होता है। लेकिन सेल डेथ भी जब होता है, तो जो भी स्ट्रक्चर्स उसके बचते हैं उसको रिसाइकिल करती है बॉडी। ओके, इसीलिए यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखा रखी है। ओके, इसीलिए यहाँ पर लाइफ साइकिल पूरी आपको दिखा रखी है, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी स्ट्रक्चर वेस्ट नहीं जाता है एरिथ्रोसाइट्स का, वो रीयूज हो जाता है मेनली। ओके, तो इसको हम फर्दर क्लासेस में फिर डिस्कस करेंगे। So before going into this particular